जय हिंद साथियों, मैं सिद्धार्थ सिलाक्षमी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में मेंटेन भी रखे होंगे। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो कि मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी कही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं प्रॉपर बेसिस पे उसका रिवीजन ज़रूर करें। साथ में अपना रिवीजन लेते हुए चलना है, ठीक है? तो चलिए, आज हम बीएनएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि देश में जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए, जो भारतीय न्याय संहिता, जिसे शॉर्ट्स में हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, ये 2 चीज़ें हमें बेसिकली पढ़नी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? चलिए, एक तो ये हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, जिसे हम ये बीएनएस कहेंगे और इसे कहेंगे बीएनएसएस। तो आज स्टार्टिंग हम बीएनएस से करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको थोड़ा सा डेमो देके भी बताया था कि किस तरीके से हम आसान ट्रिक के माध्यम से और फ्लो डायग्राम और माइंड मैप के जरिए हम कितनी भी कठिन धारा क्यों ना हो, हम उसे याद रख सकते हैं, ठीक है? तो इसकी कुछ पृष्ठभूमि में हम देखें तो हमारी सरकार ने ये महसूस किया था कि औपनिवेशिक मानसिकता के खात्मे के लिए और देश की परिस्थिति के अनुरूप हमें भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी को रिप्लेस करके नए कानूनों की आवश्यकता है, और इसी प्रयास में बीएनएस और बीएनएसएस लागू किया गया, ठीक है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें ट्रिक और माइंड मैप के सहारे आपको धाराओं को याद करवाऊंगा। कल हमने देखा था कि किस तरीके से जो नई जो यहाँ पे क्लॉज शामिल किए गए, नई धाराएँ जो शामिल की गई हैं, उन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा मैं रिवीजन लेते हुए चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि धारा 2 उपधारा 3 में बालक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है ना, कि बालक में क्या शामिल है। तो इसमें बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ठीक है, वो बालक के अंतर्गत शामिल है। तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक क्या बताई थी कि खेल के लिए 1 नहीं 2-3 बालकों की आवश्यकता होती है। आउटडोर गेम्स जब बच्चा खेलेगा तो 2-3 बालकों की आवश्यकता होगी। तो 2-3 से मैंने ऐसे याद रखवाया था कि धारा 2 उपधारा 3, ठीक है? तो आप इस तरीके से इस धारा को याद रख सकते हैं कि खेल के लिए 2-3 बालकों की आवश्यकता होती है, ठीक है? चलिए, फिर मैंने आगे आपको ये भी बताया था कि आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता, जिसमें धारा 124A में देशद्रोह नहीं, उस समय राजद्रोह था और उसकी जगह अब देशद्रोह शब्द का यूज़ किया जा रहा है। तो उस राजद्रोह की धारा जो है उसको रिप्लेस करके धारा 152 में देशद्रोह का उल्लेख किया गया, ठीक है? हम एक लोकतांत्रिक देश है, हम गणतांत्रिक देश है। ऐसे समय में राजद्रोह शब्द का उल्लेख वैसे भी जो है हमारे देश के अकॉर्डिंग सूटेबल वैसे भी नहीं बैठता है ना? राजद्रोह क्या होता है यार? यदि कोई देश के खिलाफ किसी भी तरीके के षड्यंत्र में शामिल होता है, कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधि करता है, तो वो देशद्रोह के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसे हम एक पंजा देंगे, एक जोर से पंजा देंगे। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 1 पंजा 2। कोई भी यदि देशद्रोह की गतिविधि करेगा तो उसे 1 पंजा 2। इस तरीके से हम इस धारा को याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं इसमें और बता दूं कि अब जो है, जो तुलनात्मक रूप से जो छोटे अपराध है ना, छोटे अपराध का मतलब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने किसी दवाई की दुकान से चोरी कर ली इस आधार पे कि उसके पास में पैसे नहीं थे अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए, या घर में किसी ऐसी परिस्थिति के कारण वो दवा नहीं खरीद पा रहा था, उसकी अपनी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो सरकार कहती है कि ऐसा अपराध तुलनात्मक रूप से छोटा है, तो इसके लिए एक सामुदायिक सेवा जैसे दंड का प्रावधान भी किया गया है कि सामुदायिक सेवा के आधार पे जो है उस पर दंड आरोपित किया जाएगा। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि उस व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान की सफाई करवा ली जाएगी, या हो सकता है किसी तरीके का उससे श्रम ले लिया जाए। सार्वजनिक स्थानों में क्या आ सकते हैं? देखिए, सार्वजनिक स्थानों में आपके स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, स्कूल कॉलेज या कोई अस्पताल,
ऐसी जगहों में उससे श्रम लिया जा सकता है, शारीरिक श्रम करवा लेंगे, या उसे सफाई, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वो सामुदायिक सेवा के दायरे में आती हो, इस आधार पर उसे दंडित किया जाएगा। तो बीएनएस में ये नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, सामुदायिक सेवा वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की। तो शुरुआत से देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनते भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे और हमें कैसे चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, कि भारतीय न्याय संहिता गणतंत्र के 74वें वर्ष में अधिनियमित होता है। गणतंत्र के 74वें वर्ष में अधिनियमित होता है का मतलब है कि हमारा देश वर्ष 1950 में गणतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, हम गणतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। तब से लेके अभी तक की डेट यदि हम काउंट करें तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता गणतंत्र के 74वें वर्ष में अधिनियमित होती है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करते हुए चलना चाहता हूँ कि हम यहाँ मूल विधि की BNSS की क्लास के बारे में देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना ज़रूरी है, मैं उन चीज़ों का भी जिक्र थोड़ा बहुत कर दिया करूँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज यदि इसमें हम गेन कर सकें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। तो इस दिशा में भी मेरा एक प्रयास रहेगा। तो चलिए ये देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। तो दो तरह के क्वेश्चंस क्या बनते हैं? एक क्वेश्चन बनता है कि हमने संविधान को कब अपनाया, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान को कब लागू किया गया। तो कन्फ्यूज़न इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 26 नवंबर को हमने अपनाया था और इसी अपनाने की तिथि की याद में वर्ष 2015 से हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस मना रहे हैं। ठीक है, आपसे एक विनती है कि इस ये जो क्लास जो चल रही है साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते हुए चलें। ठीक है, ताकि रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट हो, और एग्ज़ाम के टाइम में ये हमारे नोट्स ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को थोड़ा सा लीक से मैं यहाँ पे हट रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से लीक से हट के जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुरंत आऊँगा। मैं क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम पढ़ेंगे मूल विधि के ही बारे में, बस एक थोड़ा सा जिक्र करते हुए मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अपना लिया गया, लेकिन लागू करने में हमने इतना समय क्यों लिया? 2 महीने का समय क्यों ले लिया? नवंबर एंड में तो संविधान हमने अपना चुके थे, दिसंबर में लागू कर दिए होते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत ऐतिहासिक कारण है। वो कारण ये था कि वर्ष 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और ये तय किया गया कि हम इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, और इसी दिन की याद में 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया और तब से हम गणतंत्र हो गए। और इसी गणतंत्र से हम डेट काउंट करें तो हम देखते हैं कि भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में BNS को लागू किया गया है। अब इसे याद करने का तरीका क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, BNS जो लागू किया गया, अधिनियमित किया गया 74वें वर्ष में और लागू किया गया 1 जुलाई 2024। अधिनियमित का मतलब होता है कि जिस दिन हमारे राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, तब से कोई भी कानून अधिनियमित माना जाता है। वही जब हम इसे पूरे देश में या किसी देश के किसी हिस्से में जब हम लागू करेंगे तो वो हमारी लागू वाली तिथि मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो 1 जुलाई 2024 से हमने इसे लागू किया। इसे याद करने का तरीका क्या होगा? अब आप देखिए कि 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे। तो जो चिकित्सक, जो डॉक्टर होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हमारे शरीर में यदि किसी तरीके की कोई बीमारी है तो उसे ठीक करके हमें कम्प्लीटली स्वस्थ कर दे, वही डॉक्टर है। तो हमारे देश में जितने भी अपराध हैं उनको ठीक करने के लिए हमने क्या लाया है? BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो 1 जुलाई को मनाया जाता है
तो 1 जुलाई को ही हमने BANS को लागू किया अपने देश में। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये 74वें वर्ष में अधिनियमित हो, इसको कैसे याद करेंगे? तो अब देखिए कि 1 जुलाई 2024 से लागू होता है ना, जुलाई मतलब 7वां महीना, और ये 2024 का 4, तो 74वें वर्ष में ये अधिनियमित हुआ। या तो आप काउंट कर लो 1950 से, या आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, याद रखना हमारा अल्टीमेटली मकसद हमारा यही है कि हमें याद करना है, कैसे भी याद करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि BANS भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में अधिनियमित होता है, 1 जुलाई 2024 से इसे लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता में कितने अध्याय है, कितनी धारा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि पुरानी जो भारतीय दंड संहिता है वहाँ से इस तरीके के प्रश्न आते थे, और उसी को आधार बना के मैं संभावित प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसे कौन से पॉसिबिलिटीज़ है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें 20 अध्याय है और 358 धाराएँ हैं। याद रखने का तरीका क्या होगा? 2020 क्रिकेट के 2020 ज़माने में इसमें कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय है। ठीक है, 20 अध्याय है, वही इसमें 358 धाराएँ हैं। 358 धारा को कैसे याद रखेंगे? BANS के ज़माने में ज़्यादा 3-5 मत करो, वरना आड़े हाथ लिए जाओगे। आड़े का मतलब 8, तो आप इससे 3-5 मत करो, वरना आड़े हाथ लिए जाओगे। ठीक है, BANS का ज़माना है। तो जैसा आपने यहाँ पे देखा ना कि आड़े आर्ट से रिलेट हो रहा है ना, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, BANS के ज़माने में ज़्यादा 3-5 मत करो भाई, वरना आड़े हाथ लिए जाओगे। ठीक है, चलिए, हालांकि धमकी देना अच्छी बात नहीं होती, ये तो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है, और सामुदायिक सेवा में इस तरीके की बातें शामिल होगी कि यदि कोई अपराध तुलनात्मक रूप से छोटा नज़र आता है तो ऐसी स्थिति में उसे सामुदायिक सेवा करवाई जाए, उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर सेवा करवा ली जाए, ये इसके दायरे में शामिल है। चलिए, धारा 1 में देखिएगा, धारा 1 में क्या शामिल है? तो किसी भी एक्ट की शुरुआत में उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि और वह कहाँ कहाँ लागू होगा, इसके संबंध में चर्चा की जाती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। धारा 1 में बताया गया है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या है, प्रारंभ कब से हुआ, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा ही, भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, और ये लागू होने जैसी बातों का इसमें उल्लेख है। वही आगे देखिएगा, धारा 2। धारा 2 में परिभाषाओं के विषय में बताया गया है। जितनी भी यदि कोई अपराध है, यदि अपराध से जुड़ी हुई कोई छोटी छोटी बातें हैं, तो उसको परिभाषित करने का काम धारा 2 में किया गया है। तो ये चीज़ें याद रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मेरा ध्यान उन्हीं विषयों पे रहेगा, उन्हीं धाराओं पे रहेगा, ताकि अनावश्यक तौर पे हम अपने इस क्लास को या अपने सिलेबस को ज़्यादा लेंदी बनाने का प्रयास ना करें, और लिमिटेड सोर्स पे फोकस होके हम अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर बनाएं। क्योंकि मैं आप यहाँ जो आपको धाराओं के बारे में जो क्लासेस में करवा रहा हूँ, तो मैं इसको लेके मैंने गहन अध्ययन किया है, बहुत रिसर्च किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, उसके आधार पर ही मैं आपको धारा करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिएगा धारा 2 उपधारा 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। तो इसमें बताया गया है जीव जंतु की परिभाषा के विषय में। अब इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? जीव और जंतु, दो लोगों की बातें हो रही है ना, तो दो लोगों की दो चीज़ों की परिभाषा मतलब जीव और जंतु, इसलिए धारा 2 उपधारा 2 याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। धारा 2 उपधारा 3 मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें बालक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है कि खेल के लिए 2-3 बालकों की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था और पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, और इसके आने की संभावनाएं भी ज़्यादा है। ठीक है, और विश्वास मानिए आप भूलोगे ही नहीं। जिस तरीके से आप इस क्लास को यहाँ देख रहे हैं और साथ में आप जो नोट्स भी बना रहे हैं, यही आपके लिए एक सबसे बड़ा हथियार बनेंगे आपकी UPSI की तैयारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 2 उपधारा 4। ठीक है, इसमें कूटकरण की परिभाषा को बताया गया। तो कूटकरण की परिभाषा क्या होती है? तो कूटकरण की परिभाषा होती है कि धोखाधड़ी करने के आशय से यदि वस्तु की नकल कर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो ये कूटकरण के अंतर्गत आता है।
ठीक है। इस तरीके का कार्य यदि धोखाधड़ी करने के आशय से कोई किया जाता है, अब दूसरी वस्तु की किसी वस्तु की नकल कर एक नई वस्तु बना ली जाती है, तो ये कूटकरण की परिभाषा में शामिल है। याद रखने का तरीका ये होगा कि 2-4 लोगों को मिल, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि 2-4 लोग मिलके बैठ रहे, गप्पे लड़ा रहे, 2-4 लोग घूमने निकल गए, तो कुछ उसी तरीके से 2-4 लोगों को मिलकर 2-4 लोगों को मिलकर नकल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती भाई। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि 2-4 लोगों को मिलकर नकल करने से बचना चाहिए। नकल मीन्स नकल करके नई वस्तु बनाने से बचना चाहिए। याद रहेगा आपको, 2-4 लोगों को ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ लिए। अब ये आज की क्लास की अंतिम धारा देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कल से हम इसके आगे देखेंगे। ये धारा ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, इसके साथ में एक आप फैक्ट भी याद रख पाएंगे। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। धारा 2 उपधारा 5 इसमें न्यायालय की परिभाषा के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यायालय में एक होता है खंडपीठ और एक होता है संविधान पीठ। ठीक है, तो खंडपीठ और संविधान पीठ होता क्या है? खंडपीठ के लिए कम से कम 2 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 जज चाहिए खंडपीठ के लिए। ठीक है, वही संविधान पीठ के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेगी आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। और बेसिकली इनका गठन इसलिए होता है जैसे कि जो मुद्दे जो होते हैं ना हमारे, किस तरीके का मुद्दा न्यायालय में गया है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, उस बेसिस पे संविधान पीठ और खंडपीठ का गठन होता है। यदि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कोई मुद्दा है जिसको लेके देश में बहुत आंदोलन चल रहे हैं और बहुत सेंसिटिव सी चीज़ें हैं, तो उसको लेके संविधान पीठ का गठन किया जाता है। वही तुलनात्मक रूप से कोई छोटा मुद्दा है तो उसको लिए खंडपीठ का गठन किया जाएगा। तो इसके लिए कम से कम 2 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। वही संविधान पीठ के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। इस आधार पे आप इस धारा को याद रख सकते हैं, धारा 2 उपधारा 5 खंडपीठ और संविधान पीठ वाली बात से। ठीक है, क्योंकि ये न्यायालय से जुड़ी हुई बात है। न्यायालय की परिभाषा धारा 2 उपधारा 5 में बताई गई है। इस आधार पे खंडपीठ संविधान पीठ के जरिए आप धारा 2 उपधारा 5 को याद रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की धारा आपको बढ़िया तरीके से याद भी हो गई होगी। हम रिवाइज तो आगे करेंगे ही, है ना, क्योंकि साथ साथ में अब नोट्स तो बना ही रहे हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे आगे की धाराओं के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।